आज यानी कि 4 जून को हमारे देश में लगातार अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर मतगणना जारी है और आज ही तय होगा कि भारत की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान किसके हाथों में होने वाली है। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष होती है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत में जो मतगणना होती है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को भी देख लिया जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम जो है इस पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि वीडियो की ओवरऑल जो है रूपरेखा क्या रहेगी, एक बार उस पर जो है हम बातचीत कर लेते हैं कि वीडियो में हम कौन से पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट देखें आप। सबसे पहले हमने खबर की बात की, खबर को यहाँ पर समझा। फिर देखा जाएगा कि वोटों की गिनती किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोटों की गिनती को करना, उस पर भी बात करेंगे। मतगणना अधिकारी कौन होता है, पोलिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, उनकी बात करेंगे। मतगणना हॉल जो होता है उसके अंदर किसको जाने की अनुमति होती है, इसके अलावा वोटों की गिनती कहां पर की जाती है और किस तरह से गिनती होती है, वहां पर क्या पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, उसको भी देखेंगे। और अंत में इस पूरी वीडियो से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसको इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए। खबर पर हमने चर्चा कर ली है और खबर को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि आखिर वोटों की गिनती जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भारत में वोटों की गिनती करना। तो जब आप मतगणना की बात करते हैं, वोटों को काउंट करने की बात करते हैं, तो प्रत्येक सीट के लिए जो है एक रिटर्निंग ऑफिसर को जो है नियुक्त किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो वोटों की गिनती की देखरेख करे, उसका जो है निर्देशन करे कि किस तरह से वोटों की गिनती की जानी है। और इसके अलावा उम्मीदवार और उसके जो चुनावी एजेंट होते हैं वो भी यहां पर वोटों की गिनती के दौरान मौजूद रहते हैं। आरओ की अगर आप बात करें, रिटर्निंग ऑफिसर की बात करें, तो ये प्राय जो संबंधित जिला है, यानी कि जिस भी जिले का चुनाव हो रहा है उसका जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उस चुनाव के, उस पूरे जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जो है रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है और इनकी नियुक्ति होती है भारत के चुनाव आयोग की ओर से। इसके अलावा जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, कई बार उनको भी मतगणना की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जाती है और ये जिम्मेदारी खासतौर पर तब दी जाती है जब आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको उनके पास एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन या फिर एक से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अगर उनके पास एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी मौजूद है तो फिर जो आपके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो भी वोटों की गिनती की निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल्स पर अगर आप बात करें तो टेबल्स पर ईवीएम की वोटों की जो वास्तविक निगरानी होती है वो आरओ द्वारा नियुक्त मतगणना अधिकारियों द्वारा की जाती है। यानी कि सबसे पहले तो पूरी जो पूरी प्रोसेस जो होता है, पूरी वोटों की गिनती जो की जाती है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसकी निगरानी की जाती है रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से। और फिर बहुत सारे जो जो आपका हॉल है जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर बहुत सारी टेबल्स मौजूद होती हैं और हर एक टेबल पर बेसिकली आपको जो है मतगणना अधिकारी देखने को मिलेंगे, यानी कि अकाउंटिंग ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने टेबल पर यह सुनिश्चित करें कि वहां पर मतगणना सही ढंग से संचालित हो। सबसे पहले हमने यहां देखा किसकी जिम्मेदारी होती है। अब एक बार बात की जाए मतगणना अधिकारी की, कौन कौन मतगणना अधिकारी होते हैं उसको अगर आप देखें तो प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर आपको जो है एक काउंटिंग सुपरवाइजर देखने को मिलता है जो कि उस पूरे टेबल के लिए जिम्मेदार रहता है। और ये जो काउंटिंग सुपरवाइजर है ये मुख्यतः एक गजेटेड ऑफिसर होता है, राजपत्रित अधिकारी होता है या फिर उसके समकक्ष कोई अधिकारी हो सकता है। इसके अलावा काउंटिंग सुपरवाइजर के साथ साथ उस टेबल पर आपको एक काउंटिंग सहायक यानी काउंटिंग जो है काउंटिंग सहायक मिलता है। इसके अलावा काउंटिंग स्टाफ होता है जो कि असल में काउंटिंग करता है और काउंटिंग स्टाफ जो होता है वो बेसिकली आपके ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनसे वहां पर उन्हें नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी देखने को मिलता है। ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर है ये बेसिकली हर एक टेबल पर मौजूद होता है और माइक्रो ऑफिसर काउंटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यानी कि माइक्रो ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो ये तय करेगा कि उस पूरी प्रक्रिया, उस पूरे टेबल पर जो भी प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, उस प्रक्रिया के साथ किसी भी अधिकारी की ओर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो अधिकारियों का चयन है, यानी कि ये अधिकारी कौन होंगे और किस व्यक्ति को बतौर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा, काउंटिंग स्टाफ नियुक्त किया जाएगा, काउंटिंग सहायक नियुक्त किया जाएगा या फिर काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा, ये अधिकारियों का जो चयन है ये चयन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमली किया जाता है। यानी कि पहले से तय नहीं होता है कि कौन व्यक्ति वहां पर मौजूद होगा, ये चयन केवल एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। तो यहां पर भी जो है
बेसिकली चुनाव के साथ छेड़छाड़ करने की जो क्षमता है वो किसी व्यक्ति के पास मौजूद नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने मतगणना अधिकारी की बात की, उसको समझा। अब मतगणना हॉल के भीतर किसको जाने की अनुमति होती है, एक बार उसकी अगर आप बात करें तो एक काउंटिंग हॉल में आपको जो है बहुत सारे काउंटिंग टेबल्स देखने को मिलते हैं। तो उसको हमने देख लिया कि एक हॉल यहां पर मौजूद है, इसमें बहुत सारी टेबल्स मौजूद होती हैं जिन पर जो है काउंटिंग की जाती है। और चूंकि एक उम्मीदवार या एक जो एजेंट है वो हर टेबल पर मौजूद नहीं हो सकता है, तो इसकी वजह से कानूनी तौर पर जो आपके चुनावी उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको ये अधिकार होता है कि वो एक से ज्यादा जो एजेंट्स हैं, जो चुनावी एजेंट हैं, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो हर टेबल पर आपको जो है एक चुनावी एजेंट और कैंडिडेट देखने को मिल जाता है। तो कानूनी तौर पर अगर आप बात करें तो इन लोगों को जो है यहाँ पर प्रवेश की अनुमति होती है। कौन कौन से लोगों को, तो जो मतगणना पर्यवेक्षक है यानी कि जो बेसिकली सुपरवाइजर है उसको अनुमति होती है, जो मतगणना सहायक है जिसकी हमने यहाँ पर बात की थी, काउंटिंग हेल्पर, मतगणना सहायक, उसको अनुमति यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑब्जर्वर होता है उसको अनुमति प्राप्त होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति हैं, जो पर्यवेक्षक है, जो सुपरवाइजर है, उसको अनुमति प्राप्त होती है। चुनावी ड्यूटी पर जो लोक सेवक मौजूद हैं यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनको भी जो आपका काउंटिंग हॉल है वहां पर जाने की अनुमति होती है। और इसके साथ चुनावी उम्मीदवार और उस उम्मीदवार के जो एजेंट हैं, उन एजेंट्स को भी वहां पर जाने की अनुमति प्राप्त होती है। तो इतने लोग बेसिकली आपका उस काउंटिंग स्टेशन पर, काउंटिंग हॉल के भीतर जा सकते हैं। अब यहां पर नोट के तौर पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो लोक सेवक शब्द है यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर शब्द है, इस शब्द में दो लोग शामिल नहीं होते हैं। कौन कौन से लोग, तो इसमें पुलिस अधिकारी शामिल नहीं होते हैं, यानी कि पुलिस अधिकारियों को, किसी भी पुलिस के व्यक्ति को पोलिंग हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। ये चीज आपको साफ तौर पर याद रखनी है। और किसी भी मंत्री को, कोई भी सरकारी मंत्री जो है वो भी लोक सेवक के डेफिनेशन के भीतर नहीं आता है। तो ना तो कोई पुलिस अधिकारी पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकता है, पोलिंग जो आपका जो काउंटिंग हॉल है वहां पर जा सकता है, और ना ही कोई मंत्री आपका काउंटिंग हॉल के अंदर जा सकता है। काउंटिंग हॉल के अंदर कौन जा सकता है, काउंटिंग हॉल के अंदर केवल ये लोग जा सकते हैं जिनकी बात हमने यहां पर की। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं वो आरओ और एआरओ यानी कि जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हैं और जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इनके सहित किसी भी मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन को ले जाने की अनुमति नहीं होती है। यानी ना तो उम्मीदवार अंदर फोन ले जा सकते हैं, ना ही आरओ या आरओ अंदर फोन ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो अंदर फोन ले जा सकते हैं। कौन व्यक्ति, तो जो व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत होते हैं, जिनको जो है बेसिकली चुनाव आयोग नियुक्त करता है, वो लोग अंदर फोन ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर स्टेशन पर कुछ गड़बड़ी होती है, अगर हॉल के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि बेसिकली हॉल के अंदर कौन कौन लोग मौजूद रहते हैं। इसके अलावा वोटों की गिनती कहां होती है, इसको लेकर के क्या नियम है, अगर उसकी बात करें आप, तो चुनाव संचालन नियम 1961 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर नियम 51 में चुनावों की गिनती को लेकर के स्थान की बात की गई है। ये नियम 51 कहता है कि रिटर्निंग अधिकारी जो है यानी कि आरओ जो है, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो है, मतदान के लिए निर्धारित तिथि या पहले चरण के मतदान से एक सप्ताह पहले मतगणना की जगह क्या होगी यानी कि कहां पर काउंटिंग की जाएगी, इसका निर्धारण करते हैं। यानी कि जब भी किसी जगह पर इलेक्शन होने वाला होता है तो इलेक्शन की तारीख से एक हफ्ता पहले ही यह तय हो जाता है कि उस इलेक्शन की काउंटिंग कहां होगी। या फिर पहला चरण जो है, उस इस बार हमारे चुनाव जो थे 7 चरणों में थे, तो इसमें से जो पहला चरण था, उस पहले चरण से 7 दिन पहले ही यह तय हो गया था कि बेसिकली उस चरण के उस पूरा जो चुनाव होगा वहां पर उसकी काउंटिंग कहां पर की जाएगी। तो ये हमने देखा। इसके अलावा अगर आप इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक को पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा गया है कि यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करने के लिए वोटों की गिनती की तारीख और वोटों की गिनती का समय वो इलेक्शन कमीशन द्वारा तय किया जाता है। तो जगह कौन निर्धारित करता है, जगह निर्धारित करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स। और समय और तारीख कौन निर्धारित करता है, समय और तारीख निर्धारित की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो किसी विशिष्ट विधानसभा क्षेत्र के वोटों की जो गिनती है वो भी एक स्थान पर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। होता क्या है कि बेसिकली जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर आपको बहुत सारे पोलिंग स्टेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के नियम ये कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसके जितने भी पोलिंग स्टेशन है और उन पोलिंग स्टेशन की जितने भी ईवीएम्स हैं, उन सभी ईवीएम्स की जो काउंटिंग है वो एक ही स्थान पर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आधी पोलिंग स्टेशन की जो काउंटिंग है वो किसी और जगह पर हो रही है और आधी पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग किसी दूसरी जगह पर हो रही है। जहां भी काउंटिंग होगी वो केवल एक ही जगह हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ये जरूर कहता है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के एक खंड की गणना जो है
वो अलग हॉल में होनी चाहिए। यानी कि जगह एक हो सकती है लेकिन हॉल अलग होना चाहिए। ये भी चीज आपको याद रखना है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि बेसिकली हमने क्या देखा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन आपके मौजूद होते हैं। अब चुनाव आयोग का नियम ये कहता है कि ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके जितने भी ईवीएम्स हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी जो वोट कैलकुलेट किए जाएंगे, जो वोटों की गणना होगी, वो बेसिकली आपका एक ही जगह पर की जाएगी। लेकिन और भी नियमों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये जो एक जगह है, इसमें किसी भी जो पोलिंग स्टेशन है उसकी काउंटिंग बेसिकली एक साथ नहीं की जा सकती है। चुनाव आयोग के नियम में कहते हैं कि हर एक पोलिंग स्टेशन की जो काउंटिंग है वो एक अलग हॉल में की जाएगी, और अलग हॉल होना अनिवार्य है। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली सख्ती से यह कहा गया है कि किसी भी एक क्षेत्र में किसी भी बेसिकली जो आपका एक क्षेत्र है उसका जो हॉल है वो दूसरे क्षेत्र के साथ जो है इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, अलग अलग हॉल होना अनिवार्य है। चुनाव आयोग के नियम तो यहां तक कहते हैं कि बेसिकली जो हॉल होगा उसकी एंट्री और एग्जिट भी अलग अलग होगी, और इसके अलावा अगर किसी जगह पर अलग हॉल मौजूद नहीं है तो वहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन किया जाएगा, वहां पर जो है टेम्पररी अलग हॉल्स बनाए जाएंगे। ये नियम भी बेसिकली डिसाइड किया गया है, तो अलग हॉल होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा और नियमों को अगर आप देखें, और नियम क्या कहते हैं, तो प्रत्येक मतगणना हॉल में आरओ की टेबल, और आरओ की टेबल के साथ साथ अधिकतम जो है 14 टेबल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हर हॉल में कितनी टेबल्स हो सकती हैं, हर हॉल में आपको जो है अधिकतम 14 टेबल्स। इसके अलावा एक आरओ की टेबल हो सकती है, रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल है, उसके अलावा 14 टेबल्स आपको देखने को मिलती हैं। ये हमने देखा वोटों की गिनती कहां होती है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, एक बार उसको समझा गया है कि वोटों की गिनती किस तरह से होती है। तो हमें दो प्रकार के वोट बेसिकली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वोट कौन से होते हैं, सबसे पहले वोट है आपके ईवीएम के वोट, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोट, और इसके बाद आपको मिलेंगे डाक मतपत्र के वोट, यानी कि पोस्टल बैलेट के वोट। तो पोस्टल बैलेट किसको मिलता है, तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, 80 वर्ष से जिनकी उम्र ज्यादा है, जो शारीरिक रूप से विकलांगता से प्रभावित हैं, जो सर्विस ऑफिसर्स हैं, जो सर्विस वाले वोटर्स हैं, यानी कि जो लोग बेसिकली काम में व्यस्त हैं, सरकारी जॉब में व्यस्त हैं, वो भी बेसिकली जो है पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रक्रिया की जब शुरुआत होती है, प्रोसेस जब शुरू होता है, तो सबसे पहले जो आपका पोस्टल बैलेट है उसकी गणना की जाती है। सबसे पहले आपके पोस्टल बैलेट को कैलकुलेट किया जाता है, और पोस्टल बैलेट के कैलकुलेट होने के 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है। इसके अलावा एक शब्द यहां पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम क्या होता है, स्ट्रांग रूम बेसिकली वो जगह होती है जहां पर इलेक्शन समाप्त होने के बाद, यानी कि वोट पड़ने के बाद जो ईवीएम्स हैं उनको एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रांग रूम। और स्ट्रांग रूम में बेसिकली जब आपके इलेक्शन समाप्त हो जाते हैं, जब आपकी वोटिंग हो जाती है, उसके बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है, और स्ट्रांग रूम बाद में केवल तभी खुलता है जब वोटिंग की काउंटिंग होती है। तो अब यहां पर स्ट्रांग रूम खुलता है, और स्ट्रांग रूम में बेसिकली ईवीएम को संग्रहित किया जाता है, और स्ट्रांग रूम को आरओ, एआरओ जो सुपरवाइजर हैं, इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार के जो एजेंट हैं उनकी उपस्थिति में मौजूदगी में खोला जाता है। इसके अलावा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, ताकि बाद में जो है किसी भी तरह के सवाल ना उठाए जा सके, और इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको टाइम स्टैम्प और डेट भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद ईवीएम को बाहर निकाला जाता है, और प्रत्येक मतगणना टेबल के चारों ओर जो है आपको बैरिकेड्स और तार भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जहां पर भी काउंटिंग हो रही है उस काउंटिंग की ओर आपको चारों तरफ बैरिकेड्स देखने को मिलेंगे, और बैरिकेड्स के इस तरफ जो है, जो बाहर वाला हिस्सा है, वहां पर आपको उम्मीदवार और उम्मीदवार के जो एजेंट हैं वो देखने को मिलते हैं, और बैरिकेड्स के अंदर जो लोग काउंटिंग स्टाफ है वो आपको देखने को मिलता है। ये बैरिकेड मुख्य तौर पर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो आपके उम्मीदवार और उम्मीदवार के जो एजेंट हैं वो पोलिंग स्टेशन, वो जो ईवीएम है, ईवीएम तक ना पहुंच सकें और उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना कर सकें। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपयोग की जाने वाली ईवीएम की केवल कंट्रोल यूनिट की ही आवश्यकता होती है। अब जो आपकी ईवीएम होती है उस ईवीएम के आपके बहुत सारे हिस्से देखने को मिलते हैं। जैसे एक हिस्सा होता है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा हिस्सा होता है आपका जहां पर आप बटन दबाते हैं तो बटन यूनिट इसको आप कह सकते हैं, और तीसरा हिस्सा होता है आपका, और तीसरे हिस्से को कहा जाता है आपका बैलेट यूनिट। तो 3 यूनिट आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसमें से वोटिंग जो काउंट होती है वो केवल कंट्रोल यूनिट के हिसाब से होती है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली जहां पर सारे वोट्स को जो है स्टोर किया जाता है। जब आप वोट डालने जाते हैं, जब आप बटन दबाते हैं वहां पर, तो आपने जो बटन दबाया वो जहां पर स्टोर होता है उस जगह को कहते हैं आपका कंट्रोल यूनिट। और काउंटिंग के लिए केवल कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल होता है। जो बैलेट यूनिट होती है
वो बैलेट यूनिट आपका स्ट्रांग रूम में सुरक्षित होती है और इसके बाद प्रत्येक ईवीएम की जो है परिणाम की गणना की जाती है और फिर उस गणना को जो है फॉर्म 17C के भाग 2 में रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने फॉर्म 17C पर भी चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि फॉर्म 17C के 2 भाग होते हैं। पहले भाग का इस्तेमाल बेसिकली जब वोट पड़ते हैं तब किया जाता है। वहां पर लिखा होता है कि कितने लोग मौजूद हैं स्टेशन पर, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, जिनको वोट नहीं डालने दिया गया उसके क्या रीजन थे, तो तमाम चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। इसका जो दूसरा भाग होता है वो बेसिकली आपका काउंटिंग के दिन जो है इस्तेमाल किया जाता है और उसमें किस कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए, किसकी जीत हुई, ये तमाम चीजें वहां पर लिखी होती हैं। और इसके बाद जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर उसको जो है जो वीवीपैट मशीन है उससे जो है कुछ रेंडमली मैच किया जाता है, उससे थोड़ा सा सत्यापित किया जाता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है तमाम चुनावों की घोषणा कर देता है। तो ये हमने पूरी प्रक्रिया को समझा कि पूरी प्रक्रिया भारत में किस तरह से फॉलो की जाती है। अब अंत में एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल बेसिकली प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है आज का हमारा कि निम्नलिखित में से किसको मतगणना हॉल यानी कि काउंटिंग हॉल के भीतर जाने की अनुमति नहीं होती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन बी मतगणना पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी मतगणना सहायक या फिर ऑप्शन डी माइक्रो पर्यवेक्षक। तो इसका सही जवाब क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।